भट्ट, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर आईयूएफ के मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुराग त्रिपाठी जी, आईआरपीएस सेक्रेटरी सीबीएसई का हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। श्री अनुराग त्रिपाठी जी, जिसकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है, जिससे आज सीबीएसई हर रोज शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित करती जा रही है, जिससे देश के छात्रों को न केवल भविष्य के लिए ऊर्जा मिल रही है बल्कि नया मार्ग भी खुलते जा रहे हैं। चाहे शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसा अत्याधुनिक पाठ्यक्रम हो या बच्चों की सुरक्षा के लेकर साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस कैंपेन हो, ये सभी इनके कार्यकाल में उनकी उपस्थिति की, उनकी आधुनिक सोच का नतीजा है। थैंक यू सो मच सर। आज के इस सत्र में मैं आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में मैं आईयूएफ की टीम का परिचय भी आप सभी से करवाना चाहूंगी। हमारे बीच विशेष अतिथि डॉक्टर नवल कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, आईयूएफ मेंटर, चेयरपर्सन डॉक्टर जयंत चौधरी, सेक्रेटरी डॉक्टर सुजीत कुमार जाना, श्रीमती बानी गोदारा वाइस चेयरमैन, श्री अभिजीत बनर्जी नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री दलजीत राणा नेशनल सेक्रेटरी। इस सत्र में मेरे साथी मॉडरेटर चेतन माहे, ग्लोबल आईटी हेड एवं ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी एवं श्रीमती परमिता मिश्रा मैम है। इंटरनेशनल यूनाइटेड एजुकेशन फ्रेटर्निटी कोलकाता स्थित एक पंजीकृत ट्रस्ट मार्गदर्शक शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट द्वारा संचालित एक संगठन है। यह दुनिया भर के स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, हेडमिस्ट्रेस, हेड मास्टर और शिक्षकों के लिए एक अनूठा मंच है। हम शिक्षकों को एक उपयुक्त मंच देते हैं जहां ये अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और खुद को संस्था के लिए साबित करते हैं। हमारा विश्वास है कि हम जितना एक साथ सीखते हैं उतना अधिक विकसित करते हैं। आईयूएफ सीबीएसई प्रिंसिपल्स हमारी एक सहभागी संस्था जो कि समय समय पर सीबीएसई द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देश और परिपत्र को व्यवस्थित करती है। अब मैं इस प्रोग्राम का डोर डॉक्टर जयंत चौधरी को देना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं। और आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, अपने माइक्रोफोन्स प्लीज म्यूट रखें ताकि हम श्री अनुराग त्रिपाठी जी को सुन सकें। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हम आज का जो सत्र शुरू करने वाले हैं एक विद्वान, महान विद्वान के वाणियों से, स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन या दिशाहीन हो जाता है। एक सफल में जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। अगर बच्चों को उच्च एवं सांस्कारिक शिक्षा दी जाए तो बच्चा आगे चलकर अपने परिवार के साथ साथ देश एवं राष्ट्र हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप सभी को जयंत चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आईयूएफ द्वारा आयोजित इस सत्र का उद्देश्य एवं विचार विमर्श विषय एकेडमिक चैलेंजेस एंड एसोसिएटेड हेल्थ डेमन पोस्ट लॉकडाउन ऑपरेशन। मैं विशेष तौर से श्री अनुराग त्रिपाठी जी, सेक्रेटरी सीबीएसई एवं इस वर्चुअल सत्र में जुड़े हुए विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से इस सत्र में प्रतिभाग करने वाले सभी शिक्षाविदों एवं विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का अपना अमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी एवं श्री यशोदा देवी जो मेरा सादर नमस्कार, जिनका अब तक का जीवन समय में मेरे व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। मैं उनके सुपुत्र एवं शिक्षाविद श्री अनुराग त्रिपाठी से अनुरोध करता हूं कि वो सभी शिक्षाविद के लिए कुछ प्रेरणादायक विचार साझा करें। इसके पश्चात मैं श्री अनुराग त्रिपाठी जी से आपके द्वारा भेजे गए विभिन्न सवालों एवं सुझावों पर श्री अनुराग त्रिपाठी जी से इसके लिए आंसर सॉल्यूशंस मांगूंगा। नमस्कार। नमस्कार सर। श्री चौधरी जी, अनामिका जी और आपके सहयोग से आज इस वेबिनार में ज्वाइन करने वाले सारे प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि एक अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इससे भी बेहतर और अच्छी चीजें आप लोग करते रहेंगे। ये एक कठिन समय है जब
हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 के संकट से जूझ रहा है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमी और देश और दुनिया की लगभग सारी चीजें लॉकडाउन के स्टेज में हैं। मैं टीचर्स को, विशेषकर टीचर्स को, पेरेंट्स को इस समय धन्यवाद भी दूंगा और उन्हें सपोर्ट भी करूंगा कि कोविड के इस समय में वो अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, उन्हें इमोशनली, उन्हें फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेस को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और विशेषकर टीचर्स जो इस कठिन समय में भी अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बहुत मेहनत हमारे सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स कर रहे हैं। तो आप सबको मेरी शुभकामना और बधाई। एक कठिन कार्य है क्योंकि क्लासरूम में टीच करना, फेस टू फेस टीच करना थोड़ा सा आसान होता है, आप सब लोग उसके अभ्यस्त होते हैं, आपको पूरी उसकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि 20, 30, 35 ईयर तक आप वो काम कर रहे होते हैं, तो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक टीचर जब 40 मिनट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है, टीचिंग कर रही है, और हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशनिस्ट, पूरी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि वो ऑनलाइन क्लास भी इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, प्रोजेक्ट बेस्ड हो, डिस्कवरी बेस्ड हो, रोड लर्निंग वाली ना हो, बच्चे इंजॉय भी करें। तो एक बहुत कठिन काम है 40 मिनट के उस पैकेज, और टीचर सिर्फ एक क्लास 40 मिनट का नहीं ले रही हैं, उनको 3, 4, 5 क्लासेस भी लेने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं टीचर्स को सैल्यूट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस कठिन समय में वो सपोर्ट कर रहे हैं, सबके साथ खड़े हैं, मेरी शुभकामना। चौधरी साहब और अनामिका जी और बाकी सारे हमारे साथी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मैं कुछ मिनट आपका लेना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्नों पर आऊंगा। हम सबको मालूम है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। मात्र एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे देश की गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, तमाम सारी असमानताएं और जो भी हमारे देश की समस्याएं हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। लास्ट 70 ईयर में और उसके पहले भी तमाम सारे शिक्षा शास्त्रियों ने, टीचर्स ने, स्कूल ने, इंस्टीट्यूट्स ने, पेरेंट्स से मिल करके ये प्रयास किया है कि हमारे देश का, हमारे बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड, उनकी स्किल्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग उस लेवल पे हो जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी बन सकें, देश और समाज के लिए सेंसिटिव हों और देश और समाज के काम आ सकें। सीबीएसई बोर्ड 90 ईयर अपने पूरे कर रहा है और इस लास्ट 90 ईयर में हम लोगों की जर्नी 29 स्कूल से स्टार्ट हुई थी 1929 में विद 29 स्कूल्स, और आज मोर देन 22,000 स्कूल देश और विदेश में हैं और हमारे स्कूल एक्सेल कर रहे हैं, बेस्ट अचीव कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए मुझे फक्र हो रहा है। एजुकेशन का एम मैं फिर रिपीट करूंगा कि बच्चे का कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसको उसके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास करना है। हमारे जो स्कूल्स हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, दोनों की भूमिका इसमें बराबर की है। जितनी भूमिका टीचर्स और स्कूल की है उससे कहीं ज्यादा भूमिका हमारे पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, 2 साल 3 साल में उसकी लर्निंग शुरू होती है। तो अगर उसकी ग्रूमिंग ठीक से पेरेंट्स करेंगे, उसके पोषण का ध्यान रखेंगे, उसको बैलेंस्ड डाइट देंगे, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसको जो मसल्स हैं, उसका जो शरीर है, उसकी जो फिजिकल स्टेटस है, अगर हमारे पेरेंट्स उसको पूरा ध्यान देंगे तभी उसका पूरा विकास होगा। और इसलिए पेरेंट्स का रोल बचपन में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सबको मालूम है कि बचपन सीखने के लिए सबसे उर्वर जगह होती है। बचपन में कोई भी चीज अगर हम सिखाते हैं तो बच्चा पूरे जीवन भर उसको याद रखता है। और कहा भी जाता है कि अगर आपको स्किल सिखानी है, अच्छी आदतों का विकास करना है, अगर उस छोटे से बच्चे में वैल्यूज को लेकर के आना है, मोरालिटी को लेकर आना है, एथिक्स को लेकर के आना है, अगर उस बच्चे में जॉयफुल लर्निंग को लेकर के आना, तो उसका सबसे अच्छा समय बचपन होता है। क्योंकि इस समय जो नर्वस सिस्टम है, जो उसके न्यूरॉन्स हैं, जो उसका पूरा मानसिक स्ट्रक्चर है, मेंटल एबिलिटी है, बिल्कुल क्लीन होती है। किसी भी तरह से उस पर किसी तरह का कोई आवरण नहीं होता है, वो बिल्कुल शांत और एकदम क्लीन प्लेट की तरह होता है। डॉक्टर से हम बात करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, उनका भी ये कहना होता है कि बच्चों के ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट
1 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच मैक्सिमम हो जाता है। ऑलमोस्ट 85% ब्रेन बिफोर 7 ईयर बच्चों का डेवलप हो जाता है। एंड आप इमेजिन करिए कि रेस्ट 15% ही पूरे लाइफ भर डेवलप होता है। तो आप टीचर्स और पेरेंट्स अगर इस इशू को ध्यान में रखें कि छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी सेंसेस को हम कैसे इग्नाइट करें, उसके जो उसकी जो 5 सेंसेज हैं उन्हें कैसे हम इग्नाइट करें, कैसे चार्ज करें, कैसे अनुभव परक बनाएं, छोटी छोटी चीजों से, खेल से, गतिविधियों से अनुभव करा करके कैसे सिखाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जानबूझ करके इस विषय पे बात कर रहा हूं। देखिए, अगर हम इन चीजों की चर्चा करेंगे तो चीजें जमीन तक जाएंगी। हम सबको मालूम है, हम टीचर और प्रिंसिपल्स हैं, मैं भी प्रिंसिपल रहा हूं 3 ईयर तक। मुझे मालूम है कि हम मंच पर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम गीजू भाई से लेकर के फ्रोबेल और मरियम मोंटेसरी तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग जमीनी लेवल पर हम नहीं कर पाते। अच्छे से अच्छे प्रिंसिपल भी वो कार्य नहीं कर पाते जो एजुकेशन सेटअप में हमें करना चाहिए। और क्या करना है कि बच्चों को एक अच्छा सीखने का वातावरण मिले, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर दें, एक प्लेटफॉर्म दें। आपने बहुत अच्छी चीज बोली और विवेकानंद से आपने शुरुआत की कि बच्चों में सब कुछ पहले से ही विद्यमान है, बच्चों में सारी चीजें इनबिल्ट हैं। हमारी पेरेंट्स की, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों में जो इनबिल्ट चीजें हैं, जो बीज रूप में हैं, उनको हम कैसे पूरा वृक्ष का रूप दें। पुरानी चीज याद करें, आपके वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट फ्रोबेल भी यही कहते हैं, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जैसे एक बीज होता है वैसे ही बच्चा होता है, उस बीज में सारी क्षमता है। हमारा, टीचर का, सोसाइटी का रोल एटमॉस्फेयर देना और एक माली की तरह, गार्डनर की तरह होता है कि अगर हम एक अच्छा वातावरण देंगे तो बच्चा ग्रो करेगा। और ये वातावरण सिर्फ स्कूल नहीं होता, स्कूल से ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। तो मैं फिर अपनी बात एक बार वापस कहूंगा कि आपके साथ साथ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेरा मैसेज आज इस सेमिनार में, इस वेबिनार में बहुत साफ है कि अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करें, एक एक पेरेंट को ग्रूम करें, ट्रेंड करें। मैं बात करूंगा गीजू भाई की, आज नहीं, आज से आप इमेजिन करिए कि 70 साल, 80 साल, 90 साल पहले गीजू भाई के पास जो स्कूल होता था वहां पेरेंट्स को भी टीच किया जाता था, वहां टीचर्स को भी टीच किया जाता था और बच्चों के लिए तो मंदिर के समान था। तो मैं निवेदन करूंगा आप टीचर से और प्रिंसिपल से कि पेरेंट्स से जरूर जुड़ें और देखें कि जो घर का वातावरण है बच्चों का, वो सीखने योग्य है कि नहीं। क्या वहां बच्चों से मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का शारीरिक मानसिक प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, बच्चों को सीखने के लिए पूरा स्वतंत्र वातावरण मिल रहा है कि नहीं, उनकी जो सेंसेज हैं उनको इग्नाइट करने के लिए हमारा पूरा परिवार उनके साथ है कि नहीं। मेरा ये निवेदन है। और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपके टीचर भी कर पा रहे हैं कि नहीं। एज ए प्रिंसिपल आपकी जिम्मेदारी है अपने उस क्लासरूम को मॉनिटर करना, अपने स्कूल को मॉनिटर करना कि आपके स्कूल में लर्निंग एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, आपके स्कूल में बच्चों को गलतियां करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आपके स्कूल में बच्चों को सीखने के लिए उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है कि नहीं, उनकी अभिरुचि जगाई जा रही कि नहीं। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, क्लास में 40 बच्चे होते हैं और हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। एक समय था जब पूरी की पूरी क्लास टीचर सेंट्रिक होती थी। आज हमारी बात, हम एजुकेशन पॉलिसी में भी, एनसीएफ में भी, और आप सब भी ये बात करते हैं कि हमें टीचर सेंट्रिक नहीं, हमें स्टूडेंट सेंट्रिक होना है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा को लेके आना है। ये शब्द कहना बहुत आसान है लेकिन इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप प्रिंसिपल्स अगर चाहेंगे तो इसको फॉलो कर सकते हैं और तभी परिवर्तन संभव होगा। जब टीचर सेंट्रिक क्लास होगी तो एक टीचर 40 मिनट बच्चे को रोट लर्निंग देगी और 40 मिनट्स में अगर सिर्फ टीचर टीच करेगी तो बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी टीचर को आप चाइल्ड सेंट्रिक ट्रेंड करें और उसको बोलें कि जो टीच कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बनाए, बच्चों को इन्वॉल्व करे, बच्चों को एक तरह से कोलैबोरेट करे, तो क्लासेज अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो किस तरह से आप अपने क्लास को चाइल्ड सेंट्रिक कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंशियल कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कैसे करें, प्लेवे में कैसे लेकर के आए, ये आज की शिक्षा का सबसे बड़ी जरूरत है इसमें बदलाव लाने की। जैन साहब और आप सारे लोग, मैं एक छोटी सी बात मैं बार बार शेयर करता हूं कि पूरे देश में हर साल 50 लाख बच्चे 2 एग्जाम देते हैं, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी एंड नीट।
50 लाख बच्चे देते हैं और सिलेक्शन लेस देन 50,000 का होता है। 50 lakhs and 50,000, रेस्ट 49 lakhs 50,000 बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे उसके बाद हम में से कोई टैप नहीं करता। अगर इन बच्चों की कैपेसिटी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में चेक करें, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, तो शायद हम उनको एक सही दिशा में उनकी स्किलिंग कर सकेंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो ये बच्चे पहले तो 2 साल 3 साल तक गलत जगह रह करके तैयारी करते हैं और फिर ये बच्चे सोसाइटी में ना वो कर पाते हैं जो उनकी क्षमता होती है और ना वो अचीव कर पाते हैं जहां वो जा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी, एक तीसरी जिम्मेदारी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप टीचर से, प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से, कि ये देखें कि बच्चों में जो क्षमता है, जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो कैपेसिटी है, उसकी तरफ बढ़ाएं। और इसके लिए आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा। ये भी आसान कार्य नहीं है, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा। और आप लीडर्स हैं, आप इनोवेटर्स हैं, आप टीचर्स हैं, आप प्रिंसिपल्स हैं, आप इस कार्य को कर सकते हैं। कैसे इसको किया जाए, आपको इस पर विचार और मनन करना है। एजुकेशन में अगर आप देखें, हमारा देश 70 वर्ष हो चुके हैं देश को स्वतंत्र हुए, अभी भी हमारे पास 30% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मैं आप सारे बड़े सीनियर प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आप लोग अच्छे स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं जिनके पास रिसोर्स बहुत अच्छे, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे फर्नीचर्स हैं, अच्छे घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। उन बच्चों को कभी खाने की चिंता नहीं होती है, उनको कभी कपड़े और किताबों की चिंता नहीं होती। अच्छी गाड़ियों में आप उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि हम बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्लासरूम लर्निंग दे रहे हैं। इमेजिन करिए, देश की 90% आबादी आपके स्कूलों में नहीं है, सीबीएसई के स्कूलों में नहीं है, आईबी के स्कूलों में नहीं, आईसीएसई के स्कूलों में नहीं। अमीर बच्चे नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, सिंपल मीडियोकर फैमिली के बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या मोर देन 90% है और इनमें भी 30% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। और बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि 2 जून की रोटी उन्हें नहीं मिलती है। एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए प्रिंसिपल टीचर, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जिनकी स्किलिंग नहीं हो पा रही, मैं बार बार इस बात को कहता हूं क्योंकि आप लोग प्रयास करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। आप सोचिए कि इस 30% पॉपुलेशन को अगर ट्रेंड किया गया होता, अगर इनकी स्किल डेवलप की गई होती, अगर गांधी जी की या विनोबा भावे की या गीजू भाई की टेक्निक्स पे इनकी बुनियादी शिक्षा दी गई होती, अगर इनको नई तालीम दी गई होती, कोई न कोई शिल्प का विकास इनके भीतर कर दिया गया होता, इन्हें बुनना आता, अगर इन्हें सिलना आता, अगर इन्हें बनाना आता, इन्हें क्राफ्ट से कुछ ना कुछ सीखना आता, इनकी बिल्डिंग आती, इनको कारपेंट्री आती, इनको खेती किसानी आती, इनको पशुपालन आता, तो ये फिर 2 जून की रोटी के मोहताज नहीं होते। इनकी कैपेसिटी 2,000 से 20,000 या 30,000 पर मंथ अर्न करने की होती। पहली जरूरत देश की यह है कि ये जो 30-40 करोड़ की आबादी है, इन घरों के जो बच्चे सड़क पर हैं, मजदूरों की तरह हैं, जिनका ना मानसिक विकास हो रहा, ना शारीरिक विकास हो रहा है, ना बौद्धिक विकास हो रहा है, उनको कैसे टच करें। क्योंकि 10% आबादी के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी है। तो मैं ये चौथी बात आपसे कह रहा हूं कि आप जिन शहरों में हैं, उन शहरों में भी 90% बच्चे ऐसे ही हैं। और कोलैबोरेट करिए ऐसे स्कूलों से, ऐसी सोसाइटी से। आपकी सोसाइटी एजुकेशन से जुड़ी, और मैं निवेदन करूं आप एटलीस्ट अपने शहर से आप लोग जुड़ें। बहुत बड़ी बड़ी बात तो अच्छी बात है, लेकिन अपने शहरों से जुड़ें और देखें कि ऐसे 90% बच्चों को आप कैसे टैप करेंगे, उनकी स्किलिंग कैसे करें, उनको मोटिवेट कैसे करें, उन्हें ओरिएंट कैसे करें, उनकी क्षमता कैसे बढ़ाएं। ये एक चौथी बात मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं और बात कर रहा हूं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हमारे जो सीबीएसई के स्कूल हैं, इस मामले में मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी टीचर्स की कैपेसिटी है, बहुत अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप सारे प्रिंसिपल से मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, 2005 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एंड अभी आपके पास जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है, आप लोग उसको जरूर पढ़ें। आपसे मैं बार बार किसी भी फोरम पर मैं रहता हूं तो मैं कहता हूं कि आपको एनसीएफ पढ़ना चाहिए, आपको पॉलिसी पढ़नी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे टीचर की एक और चीज होती है, वो अपनी चीज का मास्टर होता है।
तो टीचर सिर्फ फिजिक्स का मास्टर नहीं होना चाहिए। टीचर को फिजिक्स को पढ़ाने की जो पेडागोजी है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस फिजिक्स के थ्रू लाइफ को जोड़ने के जो तरीके हैं, उस फिजिक्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने का जो तरीका है, आर्ट इंटीग्रेशन है, इनका भी मास्टर होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे इस फोरम के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जो पॉलिसीज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पढ़ें, उनका ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा फिर आपके पास उसको समझना, उसको प्रयोग करना, उसको एनालाइज करना, उसकी सिंथेसिस करना और फाइनली इवेलुएट करके एक अच्छी चीज अपने स्कूल में स्टार्ट करना। आई थिंक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यही है। अगर मैं सही बात कर रहा हूं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यही बात करती है। एक छोटे बच्चे को पहले रटने लायक ज्ञान होना चाहिए, वो रटे, मेमोराइज करे, उसके बाद उसकी समझ होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करे कि नॉलेज क्या है, उसके बाद उसका प्रयोग करे जीवन में, और प्रयोग करने के बाद उस पूरे ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में एनालाइज करे एंड फिर एक बड़ा ज्ञान प्राप्त करे और फिर मूल्यांकन करे कि जो उसको ज्ञान मिला है वो उसमें से उसके लायक क्या चीज है और कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। यही आपकी शिक्षा भी है और यही शिक्षा का उद्देश्य भी है कि आपका टीचर क्लास में सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे है, सिर्फ बच्चों को ज्ञान दे रहा है, या ज्ञान देने के साथ साथ समझ, प्रयोग, एनालाइज, सिंथेसिस एंड टॉप लेवल मूल्यांकन, एनालाइज जिसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, वहां तक आपका टीचर पहुंचा कि नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रिंसिपल्स की है। और मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने पेडागोजिकल लीडर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया और हमने आप सबको, प्रिंसिपल्स को, पेडागोजिकल लीडर की भूमिका में रखा है। आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि आप अपने कमरे में सिर्फ ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे और एडमिशन देखेंगे। आप अपने टीचर्स के हेड मास्टर हैं, मास्टरों के हेड मास्टर हैं, पेडागोजिकल लीडर हैं। आप अगर लीड करेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास में ठीक से ट्रांजैक्ट हो रही है, आप अगर ये देखेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लास में हो रही है, आप ये देखेंगे अगर आपका टीचर आर्ट इंटीग्रेट कर रहा है, प्ले वे में लर्न करा रहा है, आप अगर ये मॉनिटर करेंगे कि आपके टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉपर हो रही है, एनहेंसमेंट हो रहा है, आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल अगर मॉनिटर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा क्लासरूम का पैटर्न बदल जाएगा। आप सबको ये चीज मालूम है जो मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, बड़े हैं, विद्वान हैं, मेरा छोटा सा अनुभव है, लेकिन मैं ये चर्चा बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लहर घर तक जानी चाहिए। नहीं तो सुबह से शाम 8 घंटे पढ़ाएंगे और सिर्फ रोट लर्निंग देंगे और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, आप सबको पीसा का रिजल्ट आपको मालूम है 2009 का। मैं शेयर करना चाहूंगा, पीसा इंटरनेशनल एजेंसी है जो टेस्टिंग करती है, पीसा ने 74 कंट्रीज की टेस्टिंग 2009 में की थी। और आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भारत जो हमारा देश है, जिस पर हम गर्व करते हैं, आउट ऑफ 74 कंट्रीज हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड 72 आया था। 74 कंट्रीज में हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड 72 आया था। और पीसा की टेस्टिंग यही चेक करती है कि आपके बच्चों को एप्लीकेशन आती है कि नहीं, एनालाइज करना आता है कि नहीं, डिस्कवरी मेथड आता है कि नहीं, इनोवेटिव है कि नहीं, क्रिएटिव है कि नहीं, वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं। इतने बड़े एजुकेशनिस्ट जो आज हमारे सामने बैठे हुए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, हमारा कंट्री 74 में 72 आया था एंड 2021 में हम फिर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि चीजें बदलें, क्योंकि अगर आपके क्लासरूम स्किल सेंटर नहीं बनेंगे, आपके क्लासरूम बच्चों को वोकलाइज नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं करेंगे, 21st सेंचुरी स्किल नहीं लाएंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो रटाने से कुछ भला नहीं होने वाला है। आपके 50,000 बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे, रेस्ट 49 लाख आपको भी नहीं मालूम कि कहां जाते हैं। तो दिस इज द टाइम जब क्लासरूम की पेडागोजी को आप लोग चेंज करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज करें, एज ए पेडागोजिकल लीडर अपने टीचर्स को अपग्रेड करें, मोटिवेट करें, पेरेंट्स से हैंड होल्ड करें, साथ लेकर के पेरेंट्स को चलें, मान के चलें कि बच्चा जो है बीज की तरह है, सारी चीजें उसमें पहले से विद्यमान है, बच्चे में इनबिल्ट है, हमें सिर्फ एक अच्छा वातावरण देना है, सिर्फ खाद पानी और प्रकाश देना है। और अगर हम खाद पानी प्रकाश दे लिए, बच्चे को एक अच्छा वातावरण दे दिए, जॉयफुल एटमॉस्फेयर हमने दे दिया, तो बच्चा वृक्ष की तरह बहुत सुंदर तरीके से विकसित होगा और फिर आपके देश में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये काम
असंभव नहीं है। विश्व के जितने भी देश विकसित हुए हैं, जो टॉप लेवल तक गए हैं, जिनकी इकोनॉमी आज बूम पर है, उन्होंने यही प्रयास किया है। उन्होंने अपने देश के नागरिकों का स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो पे पहली प्रायोरिटी रखी। तो उनके नागरिक फिट हो, हेल्दी हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वो साउंड हो, एंड उनकी जो एजुकेशन है वो उनकी एजुकेशन उनके पूरी पर्सनालिटी को ग्रो करे और डेवलप करे। ये जरूरत आपके भरोसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे देश और सीबीएसई के स्कूलों में आएगी। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अच्छे घरों के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। एक मिनट क्षमा चाहूंगा। हमारे स्कूलों में अच्छी फैमिली के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, गरीब बच्चे तो आ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छे वातावरण और एक अच्छी फैसिलिटी और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बच्चे आपको खुद ब खुद मिल जाते हैं। इस अच्छे घरों से, अच्छे वातावरण से, अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, अब आपको करना क्या चाहिए कि आप ये देखें कि आपके बच्चे कितने रिसर्च ओरिएंटेड हो रहे हैं, कितने इनोवेटिव और क्रिएटिव है। ये मैं एक जरूरी बात फिर आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारे देश में कोई नोबेल प्राइज विनर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में कोविड की वैक्सीन के लिए कोई क्यों नहीं आगे आ रहा है? बड़े आविष्कार हमारे देश में क्यों नहीं हो रहे हैं? अमेजन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन जितनी भी बड़ी कंपनीज है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? आपके अस्पताल में लगने वाली ऑलमोस्ट सारी मशीनें विदेशों से क्यों आ रही हैं, जिसमें आपकी एमआरआई होती है, जिसमें आपकी स्कैनिंग होती है। जिन मशीनों में जो आपके लाइफ सेवर्स हैं वो बाहर से क्यों आ रही हैं? और अच्छी टेक्नोलॉजी सब हम बाहर से क्यों ले रहे हैं? आपके घर में प्रयोग की जाने वाली हर चीज, मैक्सिमम चीजें विदेशी क्यों है? इसमें हमारा दोष नहीं है क्या? 125 करोड़ की आबादी वाला यह देश, जिसमें इतने सारे शिक्षक हों, इतने सारे बच्चे हों, सिर्फ सीबीएसई में 15 लाख टीचर हैं और 2 करोड़ बच्चे हैं। पूरे देश में 30 करोड़ बच्चे हैं और 2 करोड़ टीचर हैं। क्या हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम में कोई डिफॉल्ट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है हमारी ग्रूमिंग में, हमारी लर्निंग सेटअप में, हमारी पेरेंटिंग में, कि हमारे यहाँ ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये इनोवेशंस, एक इनोवेशंस आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। एक प्रयोग आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने, एडिसन ने एक छोटा सा आविष्कार किया, दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार बन गया। यह तब होगा जब हमारे स्कूल रोट लर्निंग की जगह बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड बनाने के लिए एटमॉस्फेयर देंगे। हमारी लैब में, हमारी विजिट्स में, फोकस्ड लर्निंग में ये चीजें कभी नहीं हो सकती। चौधरी साहब और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, आप अपने स्कूल को मुड़ करके देखिए। 30 साल का आपका जीवन हो गया होगा, 35 ईयर से आप प्रिंसिपल हैं। एक आविष्कार बता दीजिए जो आपके स्कूल के बच्चे ने 30 साल में किया। एक इन्वेंशन बता दीजिए। एंड सिर्फ साइंस ही नहीं, आप उसको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट उठाइए, इकोनॉमी लेकर के आइए, साइंस लेके आइए, मेडिकल लेके आइए, स्किलिंग लेके आइए, टेक्नोलॉजी लेके आइए। एक आविष्कार बता दीजिए जो आपके जीवन में 35 वर्षों में आपके बच्चों ने किया हो। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये बहुत बड़ा रोल है कि हम क्या सिखा रहे हैं और क्या सिखाना चाहिए। तो कैसे हम अपनी क्लासेस को रोट लर्निंग से कैसे हम शिफ्ट करके लाएं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी। और अंतिम विषय जो मैं चर्चा करना चाहूंगा, कोविड का समय है, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 12th के बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं छूट गई थी। हमने टाइम टेबल जारी कर दिया है और ये परीक्षाएं जुलाई के 1st एंड 2nd वीक में हम कंप्लीट करेंगे। हमारा इवैल्यूएशन पूरे कंट्री में चल रहा है एंड हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही परीक्षाएं आपकी कंप्लीट होंगी उसके कुछ समय बाद हम आपको रिजल्ट भी दे सकेंगे। ये एक चीज है जिसमें आप सबका सहयोग भी हमें चाहिए, स्पेशली आपके टीचर्स का, इवैल्यूएटर्स का, अपलोडिंग और डाटा सेंटर के लिए सीएनएस का। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी इस चीज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसके साथ एक नया विचार सीबीएसई कर रहा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि क्यों ना हम अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज करें। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि 10वीं और 12वीं के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दीजिए तो हमारे टीचर और स्कूल
बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदल लेंगे। और ये बात एक हद तक सही भी है कि अगर 10वीं और 12वीं में हम क्वेश्चंस चेंज कर दें, पैटर्न चेंज कर दें, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लेकर के आए, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आए, इनोवेटिव लेके आए, पैराग्राफ राइटिंग लेके आए, तो आप लोगों को पढ़ाने का तरीका भी बदलेंगे। और जब बदलेंगे तभी बच्चा कोई ना कोई इन्वेंशन करेगा, इनोवेट करेगा और आगे बढ़ेगा। आप सारे लोग प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल बनने के पहले आप सब टीचर रहे होंगे। आई होप कि आप सारे लोग ने किसी न किसी सब्जेक्ट में टीचिंग की है। आप अपने को इमेजिन करिए कि प्रिंसिपल बनना आसान काम नहीं होता। आप में कोई ना कोई इनोवेशन होगा, आप में कोई ना कोई लीडरशिप होगी, आप में कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, तब आप प्रिंसिपल के पद तक पहुंचे। ऐसे बच्चे अगर आप उसको क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे, उसको इनोवेशन सिखा देंगे, डिस्कवरी मेथड सिखा देंगे, तो बच्चे का जो स्टेटस है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। जो कैपेसिटी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ये वैसे ही कि एक मजदूर को अगर आप स्किल सिखा दीजिए तो सुपरवाइजर हो जाएगा, एक सुपरवाइजर को हायर स्किल दे दीजिए वो मैनेजर हो जाएगा, उस मैनेजर को हायर स्किल सिखा दीजिए वो लीडर हो जाएगा। और लीडर का काम क्या है? पूरी सोसाइटी और समाज को लीड करना। तो 10th और 12th में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। इस वर्ष 10% इनोवेटिव क्रिएटिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, 20% हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया है और 2023 तक ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन पेपर्स आपके चेंज होंगे। जरूरत अब आप और आपके टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग की है। तो वेदर उस तरह के क्वेश्चंस को करने की थिंकिंग बच्चों में डेवलप की जा रही है कि नहीं, ये एक चैलेंज है आप सबके सामने। हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन बदल दें, लेकिन फिर आपके पेरेंट और आप ये परेशान होंगे कि बच्चों को पता ही नहीं था कि कैसे सीखना है इस क्वेश्चंस को। तो इसलिए अब जरूरत है कि आप लोग तैयार रहें और स्टार्ट करें वह सारी चीजें कि कैसे इनोवेटिव, क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस आपके बच्चे कर सकेंगे, आपके टीचर्स कैसे कर सकेंगे, किस तरह से उनको ट्रेंड किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन सारी चीजों को लेकर के सीबीएसई ने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लॉन्च की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीबीएसई ने अभी अप्रैल में ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है जो आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप इनकरेज करें अपने टीचर्स को उन ट्रेनिंग्स में एनरोलमेंट कराएं और ट्रेनिंग लें। हमारा टारगेट है कि इस वर्ष हम एटलीस्ट 50% टीचर मींस मोर देन 7 लाख टीचर को ट्रेंड कर सकें। इसमें आपकी भी जरूरत है। असेसमेंट हम चेंज करने जा रहे हैं पैटर्न। जरूरत है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, क्लासरूम के पैटर्न को चेंज करने की, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जयंत जी, इन्हीं बातों के साथ अगर मैं एक बार समराइज करूं तो एक बार आप सबको मैं शुभकामना भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, कांग्रेट्स भी करूंगा इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए। और आपको सैल्यूट करूंगा कि एजुकेशन में इस समय, कोविड के समय में, आपके सारे टीचर रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली उनको बूस्ट अप कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस बहाने मैं आप सबसे ये दूसरा निवेदन करूंगा कि अब आप रोट लर्निंग की जगह शिफ्ट करिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे। दिस इज द टाइम जब आपके टीचर्स अपने बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मॉड्यूल के रूप में लें, जो चैप्टर्स हैं उनको, उन चैप्टर्स को प्रोजेक्ट के रूप में लें और पूरे सब्जेक्ट में 4, 5, 6 प्रोजेक्ट्स, कुछ इंडिविजुअल, कुछ इंटर सब्जेक्ट्स, कुछ ग्रुप वाइज आपके बच्चों को दिया जाए। बच्चे रिसर्च करें, डिस्कवरी करें, सेल्फ स्टडी करें, टीचर सिर्फ और सिर्फ गाइड करें। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर कृपया वन वे टीचिंग ना करें। क्लासरूम टीचिंग के पैटर्न की नकल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन क्लासेस में आपके टीचर वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसा रूटीन क्लास में। बदलिए इस चीज को आप लोग। आपका टीचर सिर्फ गाइड होना चाहिए, आपका टीचर सिर्फ मोटिवेटर होना चाहिए, कोच की तरह होना चाहिए। और जब आपका बच्चा सेल्फ लर्नर की तरफ बढ़ेगा, सेल्फ इनोवेट करेगा, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, अपनी किताब को खुद पढ़ेगा और प्रोजेक्ट बनाएगा, अपलोड करेगा, ऑनलाइन आपके टीचर चेक करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, दूसरे टीचर भी क्रॉस चेक करेंगे, तो बच्चा धीरे 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 एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि क्लासरूम के पैटर्न को, दिस इज द बेस्ट टाइम जब बच्चे घर में हैं और पढ़ सकते हैं।
जैसे हम और आप कोई किताब पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और किसी को आके समझाते हैं, कोई नया ज्ञान दे देते हैं, वैसे बच्चे कर सकते हैं। तो उन पर भरोसा करिए और गाइड करिए कि टीचर पढ़ाने की जगह उन्हें गाइड करे और जो भी उनके चैप्टर्स बुक हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ें। दूसरा, उनकी हैबिट्स, उनकी बहुत सारी स्किल्स जो घर में रह करके डेवलप कर सकते हैं, प्रयास करें। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा बाहर से आया हुआ है और छोटा बेटा 11 में पढ़ता है। मुझे खुद मालूम है कि घर में बच्चे किस तरह से परेशान हैं। मैं कितनी भी बड़ी बात आपके फोरम के माध्यम से कर लूं, लेकिन मुझे मालूम है कि उस बच्चे को जो घर में बंद हो गया है, जिसकी स्कूलिंग, जिसकी सारी फ्रेंडशिप, जिसकी पूरी सोसाइटी इस समय बंद हो गई हो, एक छोटे से घर में वो बच्चा है, उस बच्चे को मोटिवेट करना, मेंटली और इमोशनली उसको बूस्ट अप करना, उसको गाइड करना, उसको ये समझाना कि कुछ ना कुछ सीखो, स्किलिंग करो, अपनी वोकेशनल स्किल्स को लेकर के आओ, कुकिंग करो, हाउस कीपिंग करो, तमाम सारी डांस, ड्रामा, म्यूजिक एक्टिविटीज करो। ये सिखाना आसान नहीं है, इसमें पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। इसलिए टीचर और पेरेंट आपस में इस समय जुड़े, एक बॉन्डिंग लें और एवरीडे अपने बच्चे से बात करें और उन पेरेंट्स की भी आप लोग ट्रेनिंग करें, जिससे इस कठिन समय में बच्चे बाहर निकल सकें। इन्हीं बातों के साथ मेरी आप सबको शुभकामना, मेरी बधाई और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद इस चीज के लिए कि आप लोग इससे मुझसे जुड़े, इस सेमिनार वेबिनार के माध्यम से मुझे अवसर दिया, मौका दिया और एक उम्मीद कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं और आपका पैशन है, आपका क्षेत्र, आपकी रोजी रोटी है। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो मैं कोट करूंगा, सा विद्या विमुक्त है, एजुकेशन लिबरेट्स, विद्या वो है, शिक्षा वो है जो मुक्त करती है। आप वो बच्चों तक ले जाएंगे और अपने एम को प्राप्त करेंगे। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से आज का जो रिस्पांस था अनुराग सर, 1000 के ऊपर से चला गया है, मतलब पार्टिसिपेशन, एंड क्वेश्चंस भी करीब करीब 1000 के ऊपर थे, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं था कि 1000 क्वेश्चन आप लोग के पास में रख पाऊं। लेकिन काफी कुछ जो क्वेश्चन और भी थे उन प्रिंसिपलों के, मेरे ख्याल से वो आने से, मैंने देने से पहले आपने अपने सॉल्व कर दिया। बहुत ही मोटिवेटिंग था। मेरा जो एक मकसद था मेन, कि सबको लाऊं एक जगह में, और ये प्रिंसिपल टीचर को जो सबसे बड़ा चीज चाहिए अभी, मोटिवेशन, एक सपोर्ट, एक अम्ब्रेला। आपने एक अम्ब्रेला वाला काम किया सर, आपने मोटिवेशन दिया। मेरे ख्याल से जितने भी प्रिंसिपल है, दे वर स्पीचलेस एंड दे वर लिसनिंग वेरी केयरफुली टू योर मोटिवेशन। थैंक यू जैन साहब। एंड सर, मैं स्टार्ट करूं कुछ आपके अनुमति से? कुछ टाइम इंडिया से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 थे, उसको मैंने असेंबल करके करीब 15-20 क्वेश्चन रखे हैं जी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट से हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं दिल्ली के शहर से। हमारी बहन है मैडम अनीता शर्मा और एक शशि पांडे जी, डॉक्टर शशि पांडे। उनका एक क्वेश्चन है, उनका स्कूल का नाम है एसडी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली जी। What will be the infrastructural requirements for school and instructional requirements for parents, teachers and students during post-lockdown schooling? Any such requirements are being prescribed by CBSE? This was the question by Anita Sharma. Yeah, thank you जैन साहब। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री, ये 2 प्रमुख मंत्रालय हैं जो इस समय हमें गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। उनकी गाइडलाइंस इंडिविजुअली भी हमें फॉलो करनी है एंड एज स्कूल लीडर भी हमें फॉलो करना है। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले होम मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है कि हम बच्चों के एग्जाम कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा पहला पूरा कंसंट्रेशन ये है कि हम जुलाई के 1st एंड 2nd वीक में एग्जाम कर सकें और प्रूफ कर सकें वो चीजें जो मिनिस्ट्री कह रही है। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमें मालूम है कि इससे बचने का सबसे बड़ा माध्यम यही है। दूसरा, मास्क का उपयोग, एंड तीसरा, हैंड सैनिटाइजर। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो दोनों मिनिस्ट्री हमें कह रही हैं। अगर आपका स्कूल खुलता है, अगर आपके स्कूल में परीक्षा होती है, आपके बच्चे अगर अलाउ होते हैं, ये लंबे समय तक आपको फॉलो करना है। इन 3 चीजों के अलावा स्कूल को सैनिटाइज करके रखना, जरूरत से ज्यादा स्टाफ का कंसंट्रेशन एक जगह पर नहीं करना,
अपने क्लासरूम में जो डिस्टेंसिंग है उसको रीप्लान करना कि कैसे हम डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकेंगे। पेरेंट्स से बातचीत करना कि मिनिमम लोग स्कूल तक आए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपके पास होगा तो ये ध्यान रखना कि उस समय क्या गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट देती है, और अगर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन करती है तो उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है कि हमें कैसे सेफ और सिक्योर रहना है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर यही दूंगा, मैडम को भी दूंगा, प्रिंसिपल मैडम को दूंगा, कि जो भी गाइडलाइन है आप उससे कनेक्टेड रहें, अवेयर रहें और उसको फॉलो करें, क्योंकि वही गाइडलाइन हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पोस्ट कोविड ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस समस्या से एक हद तक आप मुक्त हो सकेंगे। ये सेम क्वेश्चन करीब करीब मानवी त्रिपाठी जी का है। व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स व्हेन द स्कूल रीओपन्स? तो आपने करीब करीब इसका आंसर दे ही दिया है सर। ठीक है, इसको स्किप करते हुए वी विल गो टू वानी गोदारा मैम। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा। उनका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लॉकडाउन somehow school managed to reach online classes to rural areas but still not completely. So post lockdown situation will again create panic for the completion of syllabus. Do you think schools have to continue with regular classes in school and online classes from home? Isn't it a tremendous pressure on teachers to undergo with the situation? जयंत जी, मैं एक बार तो फिर अपने सारे प्रिंसिपल और टीचर्स को ये बताना चाहूंगा, ऑनलाइन क्लासेज एक अच्छा माध्यम है अगर हम उसका उपयोग लर्निंग टूल के रूप में करें। अदरवाइज ये बच्चों के लिए स्ट्रेस भी हो रहा है, टीचर के लिए भी स्ट्रेस हो रहा है, बच्चों के लिए भी स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि हम लोग उसको रोट लर्निंग के तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड करें, एक्टिविटी बेस्ड करें, थोड़ा सा क्रिएटिव इनोवेटिव बना लें तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। हमें खुद नहीं मालूम है कि यह संकट कब तक रहेगा, और अगर ये संकट थोड़ा सा खत्म भी होगा तो कितने स्कूल खुलेंगे, कितने बच्चे आएंगे, कैसे आएंगे। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज एक माध्यम है जिनका उपयोग धीरे धीरे आप सबको करना है। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं यही दूंगा कि जो भी बच्चे हैं और जो भी स्कूल है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करें, जो मैं बार बार कह रहा हूं उसका पालन करें। और जो क्लासरूम टीचिंग आपने बताई कि जो टीचर टीच कर रहे हैं, एक दूसरा सजेशन ये कि स्टार्टिंग के चैप्टर से वो पढ़ाएं, बीच से और लास्ट से जंप ना करें। शुरू के जो बुक्स के चैप्टर हैं, जिससे अगर सिलेबस को थोड़ा रैशनलाइज करना पड़े और कम हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि सारे के सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस से कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, सारे बच्चे नहीं हो पाए हैं, गवर्नमेंट के सारे नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे स्कूलों में, सीबीएसई के स्कूलों में हमने बात की, गवर्नमेंट सीबीएसई स्कूल्स में, वहां घर में गैजेट्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल फोन्स अगर है भी तो फादर लेकर के चले जा रहे हैं तो घर में मोबाइल फोन नहीं है। घर में 3 बच्चे हैं, एक के पास मोबाइल है, तो ये जस्ट हमको इंडेक्स की तरह यूज हो पा रहा है गैजेट्स, और बच्चे नोट कर रहे हैं और गाइड करके कर। तो समझ, ये कठिन समय है जब कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई लैपटॉप से पढ़ रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई टेलीफोन पर टीचर गाइड कर रहा है, कोई टीवी के माध्यम से स्वयं प्रभा चैनल देख रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं यही कहूंगा इस समय कि सबसे पहले तो कुछ समय के बाद जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे आपको ये बताने का कि सब्जेक्ट कितना पढ़ाना है और क्या रैशनलाइज करना है। दूसरा, अल्टरनेटिव कैलेंडर एनसीईआरटी ने जारी किया है, आपको इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के पोर्टल पर जाइए और आप अल्टरनेटिव कैलेंडर आप लोग उसको खोल के देखें। इन ईच एंड एवरी क्लास हम इस समय घर में कैसे स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, सेम एनसीईआरटी बुक्स को घर में कैसे करना है, इसके लिए अल्टरनेटिव कैलेंडर जारी किया। आप उसको पढ़ें, पेरेंट्स और बच्चों तक उसको पहुंचाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं। और तीसरी चीज, जब स्कूल खुलेगा तो आप सबको अवसर मिलेगा, उसमें सारी गाइडलाइन बहुत क्लियर होंगी कि कितना मिस करना है और कितना आगे लेकर, क्योंकि हम भी आपकी ही तरह चिंतित हैं। ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे जिसमें टीचर और बच्चों का नुकसान हो। ना बच्चों को टेंशन करनी चाहिए कि पूरा सिलेबस आएगा कि आधा आएगा। जितना आपकी क्लासेज माइनस होंगी, हमें उतना रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई ना कोई साइंटिफिक तरीका हमें अपनाना पड़ेगा जिससे स्ट्रेस बच्चों पर ना जाओ। सेम ये टीचर के साथ। तो मैं दोनों उत्तर यही दे रहा हूं कि आप इंतजार करें, गाइडलाइन आपको मिलेगी। तब तक जितना हो सके उतना लर्निंग पर ध्यान दें, और लर्निंग जॉयफुल होनी चाहिए। ओके
सर एक क्वेश्चन है मिस्टर राकेश वर्मा जी, इज फ्रॉम बिरला पब्लिक स्कूल, दोहा, कतर। वो उनका कहना है कि कुछ इस तरह के मैनुअल्स हो जिसमें व्हाट आर द एक्टिविटीज द टीचर कैन गिव टू प्री नर्सरी, जूनियर और जूनियर केजी स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग ऑनलाइन। मेरा पहली सलाह ये है आपके माध्यम से कि हमें छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। केजी, जूनियर केजी 1, 2 ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनको ऑनलाइन क्लास में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ना ऐसी कोई गाइडलाइन हमने दी है। ये बच्चे सिर्फ वैसे भी एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ कहती है कि इनको प्ले वे मेथड में पढ़ाना है, इनको रटाना नहीं है, किताबों से पहले खिलाना है। तो इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि आप टीचर और पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसे बच्चों के लिए जो टीचर का काम उनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर करें। ऐसे छोटे बच्चों से जरूरत नहीं है स्कूल के टीचर को कनेक्ट करके ऑनलाइन क्लास देने की। सबसे अच्छी टीचर माँ होती है, फादर होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं। तो आप उनको बच्चों को आदतें सिखाएं, एक्टिविटी सिखाएं, खेल खेलना सिखाएं, छोटी छोटी धीरे धीरे किस तरह से उन ज्ञान का प्रयोग करें वो सिखाएं, उनके सेंसेस को कैसे डेवलप करें, नर्वस सिस्टम कैसे उनका ठीक करें, ये सारी चीजें आप सिखाने का प्रयास। तो मैं यही सलाह दूंगा प्लीज छोटे बच्चों को क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेस से मत कनेक्ट करिए। उनके सबसे अच्छे टीचर उनके घर के लोग हैं, उन घर में उनको जो भी सिखा सकें, पढ़ने से लेकर के, सीखने से लेकर, आदतों से लेकर, वो कराने का प्रयास करें। मैं यही सजेस्ट करूंगा। और इस पे अगर आपको मैनुअल की बात करूं चौधरी साहब, छोटे बच्चों को हमें क्या कराना है, अगर इस मैनुअल की बात करूं, बड़ी अच्छी चीज, ये दोहा से प्रश्न आया और मेरी बड़ी प्रिय पुस्तक है गीजू भाई की दिवा स्वप्न। मैं एक बार आप सबसे डिस्कस कर रहा हूं। गीजू भाई की दिवा स्वप्न एक पुस्तक है गुजराती में, जिसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों अनुवाद है। मिस्टर जोशी ने हिंदी में किया हुआ है। आप कृपया दिवा स्वप्न जो 90 पेज की है, ऑलमोस्ट 90 पेज की है, उसको नेट से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लें या लैपटॉप में पढ़ लें। जिस पेरेंट और जिस टीचर ने दिवा स्वप्न पढ़ लिया, वो आपके सारे प्रश्न पूछना छोड़ देगा और एक नई तरह की ग्रूमिंग बच्चों की शुरू हो जाएगी। तो मैं फिर कहूंगा ऐसे प्रश्न के लिए आप उसको पढ़ें, उससे बढ़िया मैनुअल और गाइडलाइन दूसरी शिक्षा विभाग में आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन दे दिया, थैंक यू वेरी मच सर। इसके लिए बहुत प्री प्राइमरी टीचर्स लोग बहुत परेशान थे। मेरे ख्याल से आज का ये जवाब आप सबके लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा। चौधरी साहब 1 मिनट रोकूंगा। मैं अपने जितने भी प्रिंसिपल्स यहाँ ऑन बोर्ड हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया दिवा स्वप्न का पीडीएफ अपने टीचर्स को भेज दें, हिंदी या इंग्लिश का, और सिर्फ अपने टीचर को बोलें कि उसको पढ़ करके अपना कमेंट आपको पास कर दें। मैं बता रहा हूं कि आपके टीचर ने अगर उसको पढ़ लिया तो बहुत सारी पेडागॉजिकल चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी स्कूल में। तो ये एक चीज आप जरूर करिए और आप मुझे फीडबैक देंगे। बिल्कुल सर। आपके कितने प्रिंसिपल ने पढ़ा और कितनी टीचर ने पढ़ा, देंगे? बिल्कुल सर, आपको मिलेगा, हमसे फीडबैक जरूर मिलेगा सर। और आप जरूर पढ़िएगा, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। श्योर सर, मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगा सर जी। अच्छा सर, फिर आती है सुनील। आपको एक चीज, मैं दिख रहा हूं, फेस मेरा दिख रहा है जी सर। ये बुक दिख रही है? यस सर, थोड़ा सा आगे कर दीजिए। यस यस, नहीं और साइड में, यस यस, नहीं सर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। यस, अब दिख रहा है। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के, आज मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए प्रिंट आउट लिया है यही सेम किताब। थैंक यू सर। आज के दिन आप अपने टीचर्स को गिफ्ट करिए और इसको स्टार्ट करिए, आपको परिवर्तन दिखेगा उनके बिहेवियर में। वो टीचर अपने बच्चों को ग्रूमिंग और बेटर करने लगेगी। वो टीचर अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से बेटर बिहेव करने लगेंगी। ये एक डिफरेंट टाइप की बुक है, आप पढ़ाइए इसको जी। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सुनील नागी मैडम है, पल्लवी मॉडल स्कूल प्रिंसिपल फ्रॉम तेलंगाना। शी इज आस्किंग दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग कोरोना एंजाइटी these days. What steps is the board taking to reduce the stress on grade 10 and 12 students? 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए क्या स्ट्रेस के लिए हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? थोड़ा सोल्यूशन सर आपकी तरफ से।
10वीं में कोई परीक्षा नहीं होगी, ऑलरेडी हमारा सर्कुलर पूरे कंट्री में जा चुका है। तो 10th के बच्चों को स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, वेट करें, रिजल्ट आएगा। और सारे प्रिंसिपल टीचर से हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को हायर क्लास में प्रोविजनली प्रमोट करके उनको पढ़ने दें, उनको रीड करने दें, उनको लर्न करने दें। उनको इस ट्रॉमा में मत रखें कि 10वीं के रिजल्ट आने के बाद उनकी पढ़ाई होगी, प्रोजेक्ट होगा, लर्निंग होगी, ई लर्निंग होगी। इसलिए 10th के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई परीक्षा अब होने वाली नहीं है, सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं। जहां तक 12th की बात है, लगभग 40 विषयों की सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं पेंडिंग थी। उनमें से सिर्फ 12 का एग्जाम्स हम लेंगे, ओनली 12, बाकी परीक्षाएं नहीं होंगी। ओनली 12 में बिजनेस स्टडीज आपका पेपर है, आपका सोशियोलॉजी है, आपका ज्योग्राफी, बड़े पेपर्स हम लेंगे। 12th के बच्चों को जुलाई के 1st एंड 2nd वीक में एग्जाम देना है, समय उनके पास मोर देन 1 मंथ है, आराम से उसकी स्टडी वो कर सकते हैं और उनको भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, पूरे विश्व में यह समस्या सिर्फ हमारे बच्चों के साथ नहीं है, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है। जो कुछ होगा सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दूसरे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चों का कॉलेज एडमिशन पोस्टपोन होगा, फॉरेन कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज में पोस्टपोन होगा, तो सबके साथ ये होगा। तो स्ट्रेस की क्या जरूरत है? इस समय तो बच्चे जॉयफुल एटमॉस्फेयर में रहें और माँ बाप, दादा दादी मैक्सिमम टाइम उनके साथ एंजॉय करें, अच्छी खाना बनाएं, कुकिंग करें, हैबिट डेवलप करें, नई नई चीजें क्रिएट करें, स्टोरी लिखें, स्टोरी सुनाएं, इससे बढ़िया क्या हो। और मैं कर रहा हूं, मैं इस समय कर रहा हूं, मैं एक बुक लिख रहा हूं इस समय, जो बहुत जल्दी कुछ दिनों के बाद आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि सबसे अच्छा उपयोग मेरे लिए यही था कि पढ़ता हूं और कुछ लिखता हूं। जी, थैंक यू सर। एक है मैडम अगम बजाज जी, शी इज प्रिंसिपल सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल भटिंडा पंजाब। वो कह रही हैं कि यू हैव रिलीज्ड alternative curriculum from class 1 to 10. How should we correlate with our existing curriculum with this, and what will be the evaluation system post COVID-19 in our schools? इवेल्युएशन सिस्टम के लिए 1 to 9 and 11 तो स्कूल खुद इवेल्युएट करता है, आइदर प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, इंटरनल असेसमेंट, मिड टर्म टेस्ट और एनुअल टेस्ट। ओके सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी। जहां तक 10th एंड 12th के इवेल्युएशन का सवाल है, 20% और 30% इंटरनल असेसमेंट होता था। हम सब जयन जी, कुछ साउंड इसमें आ रहा है, एक बार आप इंस्ट्रक्शन देंगे? यस सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ईच एंड एवरीवन। इट्स माय रिक्वेस्ट। जेसी जेनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जेसी मैडम। यस, इट्स ओके। 10th एंड 12th के जहां तक इवेल्युएशन है, 20 to 30% इवेल्युएशन आप खुद इंटरनल बेस पे करते हैं और प्रैक्टिकल बेस पे करते हैं। 70 और 80% में बोर्ड अपना एग्जाम लेता था। जितना सिलेबस बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हम उसको रेशनलाइज करने का प्रयास करेंगे और उस हिसाब से ट्राई करेंगे कि उनके एग्जाम्स में वो चीजें नहीं आए। हाँ, हम सबको ये निर्णय मिल करके लेना है कि इवैल्यूएशन पैटर्न को कैसे धीरे धीरे हम साइंटिफिक वे में ले आए, कि अगर इस तरह का संकट बाद में भी आता है तो हम इसको कैसे चेंज करें। तो कोरोना के ही बहाने, कोविड के ही बहाने एक ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन इवैल्यूएशन, ये सारी प्रोसेस पूरे देश में चल रही। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकें, ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकें, ऑनलाइन इवैल्यूएशन कैसे हम कर सकें, ऑनलाइन क्लासरूम कैसे ले सकें। बट ये रिसर्च का समय है, प्रयोग का समय है। मैं प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यही दूंगा कि इवैल्यूएशन में वो सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा जो हम बच्चों के साथ इस सेशन में कर पाएंगे। जितना क्लासरूम टीचिंग होगी, ऑनलाइन टीचिंग होगी, वही उनके इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व होगा। इंटरनल असेसमेंट एज इट इज रहेगा और स्कूलों पर भी हम भरोसा करेंगे कि जो मार्क्स वो दे रहे हैं प्रैक्टिकल्स में, इंटरनल में, उनको फाइन तरीके से, जुडिशियस तरीके से देंगे। हमारा ऑब्जेक्ट यह था कि धीरे धीरे हम इस असेसमेंट को बढ़ाएंगे, इंटरनल असेसमेंट को, बट ये कोविड के समय में चीजें रुक गई हैं। इंतजार करिए, इवैल्यूएशन बेटर होगा और ऐसा आपके बच्चों के फेवर में ही होगा। धन्यवाद सर।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है मिस्टर अभिषेक कुमार यादव इज चेयरमैन ऑफ ग्रिफिन इंटरनेशनल स्कूल खड़गपुर वेस्ट बंगाल. When can we expect the guidelines for reopening of the schools? How will CBSE support schools with references to number of working days and curriculum? जी, एक बार रिपीट करेंगे जैन साहब, मैं किसी दूसरी चीज में बिजी हो गया था. जी सर. मिस्टर अभिषेक कुमार यादव, चेयरमैन ग्रिफिन इंटरनेशनल स्कूल खड़गपुर वेस्ट बंगाल. उनका क्वेश्चन है व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स? हाउ विल सीबीएसई सपोर्ट स्कूल्स विद रेफरेंसेस टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड करिकुलम? हाँ, देखिए दो चीजें हैं. मैं फिर इस पे रिपीट करूंगा पहले प्रश्न के उत्तर में कि हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों इस संकट से जूझने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं और मिनिस्ट्री से जो भी गाइडलाइन आएगी हमें फॉलो करना है. इसलिए फाइनल कॉल मिनिस्ट्री से आएंगी कि जब कोरोना का संकट कम होगा या खत्म होगा और जब हमारे बच्चे सेफ होंगे, हमारे पब्लिक सेफ होगी, हमारे स्कूल सेफ होंगे, तो स्कूल रीओपन किए जाएंगे. तो इसका उत्तर इमीडिएट मेरे पास नहीं है. हम भी वेट कर रहे हैं कि जब चीजें कंट्रोल होंगी और हरफ से हमें गाइडलाइंस मिलेगी. हाँ, स्कूल रीओपनिंग के समय किन चीजों का ध्यान रखना है इसकी गाइडलाइन हम जरूर जारी करेंगे. कुछ समय तक इंतजार करें, आपको जल्दी मिलेगी जिससे आप अवेयर हो सकेंगे कि जब स्कूल खुलेंगे तो हमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कैसे क्लासरूम टीच कराना है, कैसे डिस्टेंसिंग और बाकी चीजें रखनी है. एक गाइडलाइन हम जल्दी ही आपके पास भेजेंगे. जी सर. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मल्लिकार्जुन कारीमुंगी, प्रिंसिपल फ्रॉम आरएमजी महेश्वरी इंग्लिश स्कूल, लाडवी, सूरत. How are rural area students going to cope up with syllabus if schools get more delayed for 3 to 4 months? Or the parents don't send junior kids to school and make them join next year? How to deal with such cases? जी, दो प्रश्न इसमें जुड़े हैं. पहले प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे शहरी क्षेत्रों के परिवार भी हैं जिनके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल्स और ये फैसिलिटी नहीं है. हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये सुविधाएं लोगों के पास नहीं है तो भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे घरों में टेलीविजन और रेडियो अवेलेबल होगा. अभी हम इमेजिन करें कि ऐसे घरों में अगर टेलीविजन और रेडियो है तो टेलीविजन पर NIOS और NCERT की प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रही हैं. मीन्स स्वयं प्रभा एक चैनल है, नेट पर जाकर के लोग सर्च करें, स्वयं प्रभा चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th की NIOS की लाइव क्लासेस 7 आवर्स की डेली चल रही हैं. एंड रेस्ट 24 आवर्स जो बाकी समय बचता है वो रिकॉर्डेड क्लासेस है. टीवी के दूसरे चैनल पर भी स्वयं प्रभा चैनल पर का एक सेकंड चैनल में NCERT लाइव क्लासेस दे रहा है 1 to 10th की. 11th, 12th भी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग. ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें ऐसे बच्चे फायदा उठाए. इसका उपयोग कैसे करना है, और इस समय ये पहले DTH डायरेक्ट टू होम चैनल पर आता था, इस समय जियो पर भी अवेलेबल है, एयरटेल पर है, DD पर अवेलेबल है, ये टाटा स्काई पर अवेलेबल है. तो आप अवेयर करें ऐसे लोगों को कि बच्चे उस चैनल को देखो. बहुत बहुत अच्छे टीचर्स बहुत अच्छे कंटेंट के साथ एक्सपीरियंशियल तरीके से टीच कर रहे हैं. हमारे टीचर भी उनको देख सकते हैं. तो पहला उत्तर यही है कि ऐसे लोग टीवी और रेडियो का उपयोग करें. दूसरा, ऐसे बच्चों को टाइम टेबल, लेसन प्लान और गाइडलाइंस सेल्फ स्टडी के लिए टीचर उनके घर पर व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू जरूर भेजें, जिससे वो बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट हो सके, प्रोजेक्ट बेस्ड हो सके. दूसरा प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे, इसी में एक एडिशनल प्रश्न आपने पूछा था. इनका सर ये और पेरेंट्स डोंट सेंड जूनियर किड्स फॉर स्कूल एंड जी जैन जी, छोटे बच्चों के लिए मैं फिर यही सलाह दूंगा कि ज्यादातर घर में सबसे अच्छी शिक्षा छोटे बच्चों की होती है. और फादर मदर तो अब घर में, पहले क्या होता था दोनों लोग ऑफिस जाते थे या एक को ऑफिस जाना होता था और माँ बिजी रहती थी किचन और बाकी चीजों में. इस समय पूरा परिवार घर में और पूरा परिवार एक साथ हर काम में सपोर्ट कर रहा है. तो ये एक ऐसा समय है जब किंडरगार्टन के बच्चों को, छोटे बच्चों को पेरेंट टीच करें. छोटी सी बुक्स हैं, नर्सरी की हैं, 1 की हैं, 2 की हैं. फादर मदर को पढ़ना आता है, उसको पढ़ें, उसके साथ अनुभव करें, उसको कहानी सुनाएं, कविता सुनाएं,
उसको जो इन्वायरमेंट की बुक है वो सिखाएं, क्योंकि किड्स के बच्चों की जो बुक्स होती है, लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा एसएसटी का पार्ट होता है और लर्निंग होती है। ये चीजें घर में सिखाएं और अनुभवजनक तरीके से सिखाएं तो बेटर होगा, लेकिन रटाएं नहीं, अनुभव कराएं। ये मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो किताब में दिया गया है उसका एक्सपीरियंस कराएं बच्चों को। इससे बढ़िया लर्निंग छोटे बच्चों की दूसरी नहीं हो सकती। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दलजीत सिंह राणा, इज फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल जालंधर पंजाब। क्वेश्चन है योर व्यूज रिगार्डिंग पैराडिगम इन स्कूल्स शिफ्ट पोस्ट लॉकडाउन and onwards, and how to bridge the gap between today's system and post lockdown जी and onwards. Is there any scope of blending learning in near future after lockdown in regular schooling? जी, देखिए, भारत में, हमारे देश में ज्यादातर स्कूलिंग फेस टू फेस होती थी। विदेशों में ऑनलाइन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी तो कहती है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उस लेवल के लिए हमें अच्छे पेडागोजिकल लेवल के प्रिंसिपल और टीचर की जरूरत है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। तो हमारे देश में ये क्लास फेस टू फेस होती थी, जो इस समय बंद हो गई है, लेकिन मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ। चौधरी साहब, मैं इसको बार बार कहता हूँ, मैंने एक लेख भी भेजा था आप लोगों को कि कोरोना का संकट हमारी हेल्थ के लिए देश पर एक संकट की तरह है और हम मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। बच्चे घर में हैं, आप उस घर को जो है एक तरह की कार्यशाला बनाएं, जो बच्चों की बुक्स और चैप्टर से उन्हें खुद पढ़ने के लिए गाइड करें। इससे क्या बेनिफिट होगा? रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, डिस्कवरी सीखेंगे, खोज सीखेंगे, इनोवेटिव क्रिएटिव होंगे, अपना सोल्यूशन देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन्वॉल्व होंगे। दीज आर द थिंग्स जो इन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इसका उत्तर यही दूंगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और पढ़ाने के तरीके को चेंज करें। पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट यही है कि रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल करें। और मैं ये मानता हूं कि घर एक्सपीरियंस देने से बेहतर दूसरी जगह नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स और टीचर सपोर्ट करें तो ये बेटर वे में हो सकता है। जी जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एसपी सिन्हा, प्रिंसिपल, टेक्नो इंडिया ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल्स, बालूरघाट, साउथ दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। Will CBSE or say has any plans of issuing SOP for running online classes for the students and further SOP for school operation post lockdown periods? बहुत सही प्रश्न है। हमारे पास ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है। ऑनलाइन क्लासेज में कुछ स्कूल 7 आवर 8 आवर तक बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। टीचर से रिक्वेस्ट आ रही है कि टीचर्स के लिए नई चीज है, उनको घर में 12 बजे तक, 1 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक लेसन प्लान बनाना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बनानी पड़ रही हैं। ये दोनों चीजें उचित नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी गाइडलाइन हम जारी नहीं किए, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि छोटे बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा और बड़े बच्चों को 3 से 3.5 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन क्लास नहीं देनी चाहिए। तो एक टेंटेटिव चीज फॉलो करें कि छोटे बच्चे 2 घंटे और बड़े बच्चे 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस बनाएं। और जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी 40 मिनट्स की हैं, उसको छोटे छोटे ब्रेक करें, उसमें कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ डिस्कशन, कुछ क्वेश्चन और कुछ रोट लर्निंग की तरह क्लासरूम टीचिंग। अगर आप ब्रेक करेंगे, इंटरेक्टिव करेंगे तो स्ट्रेस फ्री होगा। तो पहला सजेशन यही है। गाइडलाइन हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपको ये गाइडलाइन जरूर प्राप्त होगी। पोस्ट कोविड गाइडलाइन हमने पहले उत्तर दे दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के निर्देशों का पालन करें, स्टेट एडवाइजरी का पालन करें, और सीबीएसई आपको जरूर बताएगा कि आफ्टर कोविड रीओपन जब स्कूल होंगे तो क्या करना है, वो गाइडलाइन जारी होगी। जी। डॉक्टर एस नानावेल, प्रिंसिपल, होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल, दारंग, असम। What will be the challenges to overcome the problems of preparing the board exam students
for the board exam and the entrance examination like JEE and NEET, etc. due to the shortage of term days? जी देखिए, हम सीबीएसई की बात करें तो 10th के एग्जाम अब लेंगे नहीं, 12th में 12 सब्जेक्ट एग्जाम आपके जुलाई में होंगे, समय पर्याप्त है और हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरह का कोई स्ट्रेस बच्चों को नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चीज जो रिलैक्स हम लोगों ने की है कि अब सारे स्कूलों को होम सेंटर बना दिया है। मीन्स अभी तक हमारे पास जो पूरे कंट्री में सेंटर थे अप्रोक्सीमेटली 5000 थे, अब जिन स्कूलों के बच्चे हैं अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे। इट मीन्स कि आपका स्कूल अब होम सेंटर होगा फॉर बचे हुए 12th के सब्जेक्ट के लिए। ये सूचना हमने जारी कर दी है और आप सबको पता चल गया, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और गाइडलाइन बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी, उसकी एसओपी मिलेगी। जहां तक बात यह है कि जो ये स्कूल्स हैं इनमें किस तरीके से हम एग्जाम कराएंगे, तो 12th के बाद जो नीट और मेडिकल के एग्जाम है वो एनटीए कराती है और एनटीए भी इस चीज से अवेयर है कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल किस तरह का और कैसे हमारी आने वाले 12th की क्लासेस मिस हो रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए भी इसमें कोई ना कोई इनोवेटिव उपाय लेकर के आएगी लर्निंग को लेकर के, कि जिससे टेस्टिंग के समय बच्चों का नुकसान ना हो और जितनी क्लासेज मिस हो रही हैं एटलीस्ट उनका भी सिलेबस और टेस्टिंग रैशनलाइज हो। बट ये विचार का विषय है और हम आपकी बात एनटीए तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का ध्यान रखते हुए ही आगे टेस्टिंग पर वो निर्णय लें। धन्यवाद सर, बहुत बड़ा सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रिया सुब्रमण्यम, प्रिंसिपल अल इस्लाह इंग्लिश स्कूल, थ्रिसूर, केरला। उनका क्वेश्चन है पोस्ट लॉकडाउन व्हाट इज द लॉ अगेंस्ट स्कूल एंड व्हाट शुड बी अ स्कूल डू इफ अ केस इज फाउंड पॉजिटिव? देखिए, इसका सिंपल उत्तर है कि जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसको पढ़ें और इनको उत्तर मिल जाएगा कि अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करना है, उनको टेस्टिंग करानी है, उसका क्वारंटाइन करना है, उसके क्लोज टच में जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन करना है और पर्टिकुलर कुछ दिनों तक सैनिटाइज करने के बाद ही उसको ओपन करना है। तो गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री के उसका पालन करें। Thank you so much, sir. There is Ms. Keka Chakrabarti, ma'am, academic head, Podar Education Network, sir, from Mumbai, Maharashtra. Is virtual test a toolproof for test with current infrastructure of CBSE affiliated school, sir? आपका प्रश्न समझ में नहीं, can you repeat? Amita ji, I have come back. There was network issue. Sorry for that. Extremely sorry for all the participants. Anurag sir, sorry for the network. नहीं जयंत जी, इतनी देर का ब्रेक लेना जरूरी था, लंबा हो रहा था आपके लिए। हैं सर? हमने कहा इतनी देर का ब्रेक लेना आपके लिए जरूरी था, ब्रेक अच्छा किया ले लिया। थैंक यू सर, आपने पहले समय से हमको दिखा। पार्टिसिपेंट्स यू वुड बिलीव अनुराग सर सो डाउन टू अर्थ पर्सन, मेरे साथ उन्होंने पेशेंस रखा, वहां पे हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ही टोल्ड मी पर्सनली कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ हो जाएगा। नहीं कोई बात, नाइस पर्सन, सच नाइस पर्सन। थैंक यू जी सर। मेरा एक क्वेश्चन था बहुत प्रिंसिपल और टीचर बहुत। जयंत जी 1 मिनट रोकूंगा। हाँ सर, क्योंकि कुछ चीजें मुझे बीच बीच में याद आएंगी तो मैं बोल सकता हूं आपकी परमिशन से। जी सर, बिल्कुल। सीबीएसई अपने स्कूल्स के प्रोग्रेस के लिए कमिटेड है। जी सर। हमारे पास मोर देन 22,000 स्कूल में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। हमने पिछले 2 वर्षों में प्रिंसिपल और टीचर के सहयोग से बहुत सारे मैनुअल्स और गाइडलाइंस बनाई है और जारी की है। मैंने अपनी साइंस से मोर देन 20 मैनुअल सर्कुलेट किए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मैनुअल है, टीचर्स मैनुअल है, प्रिंसिपल्स मैनुअल है, पेरेंट्स मैनुअल है, स्टूडेंट्स मैनुअल है। इवन इसके अलावा डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स हैं, आर्ट इंटीग्रेशन का मैनुअल है, स्पोर्ट्स मैनुअल है। ये मैनुअल बड़ी मेहनत से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए गए। मेरा निवेदन है कि ये मैनुअल्स लाइब्रेरी की शोभा में नहीं होने चाहिए या सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में नहीं रहने चाहिए। इन मैनुअल्स को आपके प्रिंसिपल अपने टीचर और पेरेंट तक पहुंचाएं। उसका अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल इस समय ऑन बोर्ड इस सेमिनार में हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने स्कूल टीचर्स में वो 1-1 या 2-2 मैनुअल सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दें और अपने उस टीचर को बोलें कि कंप्लीट मैनुअल पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना करके सारे टीचर्स को सर्कुलेट कर दे।
तो एक टीचर एक कंप्लीट मैनुअल का मास्टर हो जाएगा और उसके बाद जो एक छोटी सी पीपीटी बनाएगा या उसकी गाइडलाइन बनाएगा, बाकी टीचर अवेयर हो जाएंगे और इस तरीके से ऑल 20 मैनुअल्स आपके 100% टीचर को समझ में आ जाएगा। फिर जो टीचर चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैनुअल पढ़ना स्टार्ट करे। ये जो छोटी छोटी पीपीटीज हैं, वीडियोज हैं, आपके टीचर वीडियोज बनाए, वो पेरेंट और स्टूडेंट्स तक भेजिए। तो जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मैनुअल पर वीडियो बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे, तो एक डिफरेंट तरीके की लर्निंग आपके बच्चों की, पेरेंट की, टीचर की। आर्ट इंटीग्रेशन पर आप वीडियो बनाएंगे, मैनुअल की पीपीटी बनाएंगे, तो आपके हर टीचर अवेयर होगा कि फिजिक्स में, मैथ में, साइंस में, ज्योग्राफी में, एसएसटी में आर्ट इंटीग्रेट कैसे करना है। हम लोग इतनी लंबी सेवा हो गई है और हम सबको मालूम है कि पढ़ाने का एक अच्छा तरीका स्टोरी टेलिंग होती है, पढ़ाने का एक अच्छा तरीका थिएटर होता है, पढ़ाने का एक अच्छा तरीका किस्सा गोई होती है, पढ़ाने का एक ऐसा अच्छा तरीका स्पोर्ट्स होता है, एक्टिविटी होती है। लेकिन हम नहीं कर पाते, हम उसे 40 मिनट पढ़ाते हैं, रटाते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि कोर्स पूरा करो, नहीं तो बच्चों के मार्क्स कम आएंगे। तो मैनुअल्स की रीडिंग, उसका पीपीटी, उसकी वीडियो आपके टीचर और प्रिंसिपल प्रिपेयर करें और अपने सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को सर्कुलेट करें। तो कोविड के समय में जो घर में आप हैं, 15-20 दिनों में सीबीएसई के द्वारा पिछले 2 वर्षों में दिए गई ऑल गाइडलाइन से आप लोग अवेयर हो जाएंगे और उसका बेनिफिट होगा कि देन आप उसको बॉटम लेवल तक ले आएंगे। जैसे आपकी चिंता है कि आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नीट और जेईई नहीं निकालेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो 12th में अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा, आपका बच्चा अगर सीखेगा नहीं तो स्किल नहीं आएगी, वैसे हमारी चिंता है कि आप प्रिंसिपल और टीचर अगर हमारे मैनुअल्स नहीं पढ़ेंगे, गाइडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, आप हमारे सर्कुलर्स नहीं पढ़ेंगे, तो फिर नीचे लेवल तक, बॉटम तक चीजें बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो सेम एक्सपेक्टेशन आपसे है और आपकी टीम से निवेदन करते हैं कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारी साइंस अवेलेबल है, आप उसको देखें और उसको लागू करें जमीनी लेवल तक। ऐसा नहीं हो कि 20 साल पहले जो पढ़ा था बस वही पढ़ाते जाए और वापस घर चले जाए। बदलिए इस पैटर्न को, ये मैं बार बार कह रहा हूं। जी जैन साहब। मुझे लग रहा है कि जैन जी से कनेक्शन मेरा फिर टूट गया है। Okay, sir, don't worry. जी Sir, can we proceed for next question? हाँ, श्योर। Okay. So, sir, next question is from Dr. S. Ganawal, Principal, Holy Mary International School, Dharan, Assam. What will be the challenges to everyone overcome the problems of preparing the board exam students for the board exam? Amita ma'am, I think there is a problem. I have returned back. जैसे जहाँ पे चाह है तो वहाँ पे राह है। 100% चाह के भी मैं आऊंगा जरूर। जैन जी, मैं अमिता जी के प्रश्न का जवाब पहले दे देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर यही है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम्स होगा उसकी गाइडलाइन हमने ऑलरेडी एग्जाम का टाइम टेबल निकाल दिया है। गाइडलाइन बहुत जल्दी हम जारी कर रहे हैं, आप वेट करें और बच्चों के फेवर में ही होगा। हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे किसी को स्ट्रेस। Sir, actually, as NEET and JEE due to the shortage of days exam, so how they are going to prepare for that? I am not the right person to give answer about JEE and NEET because these exams are conducted by NTA. That is a separate agency. But I will forward your request to those so that student will not suffer. Thank you, sir. सर, अनुराग सर, एक क्वेश्चन है, बहुत टीचर्स और प्रिंसिपल्स और स्कूल फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द फीस। जी, मैं ये क्वेश्चन बहुत तो कह रहे हैं पूछे कि ना पूछे, मैंने नहीं पूछी डाले। आप प्रश्न पूछिए, आप कोई भी प्रश्न दुनिया से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल पूछिए। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जितने देखिए सबके फेसेस थोड़ा स्माइल आ गए क्योंकि ये क्वेश्चन उनके अंदर है लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने बोल ही दिया। जैन साहब जो मेरे टीचर थे, जो मेरे टीचर और प्रिंसिपल जो मेरी जिंदगी में जिनका अहम रोल रहा है,
जी सर। उन्होंने मुझे इस लायक तैयार किया कि मैं दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। ये प्रश्न पूछिए। जी सर, ये अभी बात ये आ रहा है कि स्कूल लॉट ऑफ प्रेशर से जा रहे हैं कि उनको फीसेस नहीं मिल रहे हैं रेगुलरली, पेरेंट्स लोग से फीस नहीं मिल रहा है, 10-8% में भी बहुत स्कूलों को कुछ भी नहीं मिला है। इस केसेस में फिर टीचर्स लोग को सैलरी ठीक से नहीं मिल रही है। तो यहाँ जब सैलरी नहीं मिल रहे हैं, देन व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम? वो जो सिखा नहीं पा रहे हैं, मन से सिखा नहीं पा रहे हैं। मन अगर पेट खाली रहेगा तो मन ऑब्वियसली सिखा नहीं पाएंगे, तो किसी तरह से वो डिसबैलेंस रहते हैं। तो इस चीज का थोड़ा आंसर कैसे रहे, मतलब क्योंकि आफ्टर ऑल सैलरी इज अ पार्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। जयंत जी, इस पर मेरा उत्तर यही है कि मैं एक बैलेंस अप्रोच रखने का प्रयास करूंगा इस उत्तर में, इस आपके इस प्रश्न के उत्तर में। कोविड के समय में बहुत सारी फैमिलीज सफर कर रही हैं। आपके स्कूल में सिर्फ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे ही नहीं हैं जिनकी फिक्स सैलरी है और अभी तक फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट दे रही है। आपके स्कूलों में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन के बच्चे भी होते हैं जिनका बिजनेस बंद हो गया है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस के लोग हैं जो लोन लेकर के अपने बच्चों को या लोन लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कुछ घरों में हो सकती जिनके पास इसमें फीस देने लायक पैसा नहीं हो। ऐसे लोगों के साथ हमें संवेदनशील रहना है और प्रेशर नहीं डालना है और वेट करनी है कि जब सिचुएशन ठीक होगी तब वो अपनी फीस दे सकेंगे। तब तक हम इस चीज को उनके साथ रहते हुए आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फीस को लेकर के एडवाइजरी दी है कि हम फीस के लिए प्रेशराइज ना करें या 3 महीने की फीस एक साथ ना लें। कुछ ने तो एडवाइस किया कि मंथली फीस लें, कुछ ने एडवाइस किया कि जो नहीं दे पा रहे हैं उन बच्चों को भी पढ़ाएं। कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइस किया है कि हम टीचर्स की सैलरी ना रोके दें। मेरा यही अप्रोच है कि पर्सनल लेवल पर आप अपने पेरेंट्स से टच में रहें। जो पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है वो दे सकते हैं, दे भी रहे होंगे। जिनको दिक्कत है उनको थोड़ा सपोर्ट करें और वेट करें। मैं टीचर से भी यही निवेदन करूंगा कि अगर स्कूल कुछ टीचर्स को समय पर सैलरी नहीं दे पा रहा है तो टीचर्स भी पेशेंस रखें। आज नहीं तो कल स्कूल खुलेगा, वो चीजें रिवाइव होंगी। तो एक संकट का समय, आप देखिए ना, 30 से 40 करोड़ लोगों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा होगा। आप टीवी खोल के देखें तो सड़कों पे लाखों की संख्या में मजदूर अपने घर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह जो छोटी छोटी दुकानें थी, सब्जी वाले थे, चाय की दुकानें थी, खोमचे वाले थे, वो उनके पास कुछ भी नहीं है इस समय, क्योंकि सब बंद हो गया है। तो संकट सिर्फ प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल, पेरेंट्स पर ही नहीं है, देश के हर किसी के लिए है। तो एक ऐसा समय है जब इनोवेटिव सोल्यूशन आपको लेना है। तो मैं प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे पर इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ वो सामने आए और जिससे मिनिमम प्रॉब्लम पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को हो, उसको फॉलो करें। जी Proceed for next question. जी Okay, so Rakesh Verma, senior teacher, Birla Public School, Doha, Qatar. What are the activities? Okay, I think it's done, sir. जयंत जी, हाँ सर, आ गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले कुछ मिनट में चीजों को समराइज करें तो बेहतर होगा। जी सर, अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली इतने सारे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, तो एनी हाउ सर सिचुएशन अभी थोड़ा सा हो के मैं यही कह सकता हूँ कि ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड सेशन सर। अब मैं आपसे विनती करूंगा सर, एक फाइनल, एक छोटा सा मैसेज, एक मोटिवेटिंग मैसेज, जिससे कि हमारे जो और आगे वाले दिन थोड़ा सा बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे एजुकेशन से हम लोग दे पाए सबको, बच्चों को और पेरेंट्स को। जी, मैं एक छोटी सी स्टोरी एडिसन की सुनाऊंगा आपको, जयंत जी, अगर आप परमिट करेंगे। बिल्कुल सर, आप तो। एडिसन बचपन में जब स्कूल जाते हैं तो कुछ दिनों में उनके टीचर को महसूस होता है कि वो बच्चा स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि है, जो बाकी बच्चों की तरह सामान्य नहीं है।
एडिसन की टीचर उस बच्चे की जेब में एक स्लिप रखती है और उस स्लिप में ये लिखा रहता है कि आपका बच्चा सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, मंद बुद्धि है, इसे घर में रख करके पढ़ाइए। लेकिन वो टीचर कहती है कि बेटा इसको रास्ते में खोलना मत, सिर्फ माँ को जाके देना। और एक ईमानदार बच्चे की तरह एडिसन अपनी माँ के पास जाते हैं और स्लिप देते हैं। माँ देखती है और रोती है और वो पूछता बच्चा क्या लिखा है, तो माँ उस उत्तर को पूरी तरह से बदल देती है और कहती है कि कुछ नहीं, टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि का है, बाकी बच्चे इसके साथ कोप अप नहीं कर सकते, इसलिए घर में रख करके पढ़ाइए। और वो माँ उस बच्चे को घर में रख करके पढ़ाती है। और एडिसन, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है कि कहां तक पहुंचे हैं। उस माँ की जब मृत्यु हो जाती है, एडिसन बॉक्स खोलते हैं, वो स्लिप वापस मिलती है और उसको पढ़ते हैं तो एडिसन रोने लगते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि माँ, तुमने एक मंद बुद्धि बच्चे को दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। मेरा यही कहना है कि एक माँ में, एक टीचर में बहुत असीम क्षमता होती है। आप प्यार से अपने बच्चों से पूछिए कि टीचर से एक चीज अगर उनको मिलनी हो तो क्या चाहिए, तो बोलेंगे एक ऐसा विश्वास टीचर दे हमें, इतना इंस्पायर हमें करे, हमारे पीछे इस तरह से खड़ी हो कि जब हमें डर लगे कि हम गिर सकते हैं तो उसका सपोर्ट मिलेगा। एक चीज अगर बच्चा आपके टीचर से मांगे तो यही चीज होती है कि टीचर हमें इंस्पायर करे, टीचर हमें मोटिवेट करे, टीचर हमें इतना बूस्टअप कर दे कि वो बच्चा एडिसन से भी बेहतर निकल जाए। माँ और टीचर में ये क्षमता होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे गुरु, ऐसे टीचर्स इस दुनिया में हैं, हमारे आपके बीच में हैं। और इसी बहाने, आपके इस उत्तर के बहाने, इस प्रश्न के बहाने मैं ये निवेदन उनसे कहूंगा कि बच्चों को आप कृपया इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, चार्ज करें, एनर्जाइज करें, उन्हें डिस्करेज नहीं करें, उनकी कंपेयर नहीं करें, उन्हें फिजिकल पनिशमेंट नहीं दें, किसी बच्चे से तुलना नहीं करें, उनके फादर मदर से कभी बुराई नहीं करें। आपको मैं बताऊं कि गीजू भाई जब वकालत का पेशा छोड़ करके बाल मंदिर स्कूल खोलते हैं और बाल मंदिर स्कूल में जब बच्चे आते थे, जयंत जी सर, गीजू भाई के स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे आते थे तो गीजू भाई दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े रहते, तो वो कहते थे कि बच्चा भगवान है और टीचर पुजारी है। जिस दिन टीचर ये मान लेगा कि बच्चा भगवान है और बच्चे को कैसे हमें प्रेयर करते हुए किस तरीके से लेना है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। गीजू भाई गेट पर खड़े होते थे, हाथ जोड़ करके आने वाले बच्चों से कहते थे, बच्चों के जो भी नाम हो, मैं एक उदाहरण दूंगा, कहते थे आओ सोना बेन, आओ रमेश भाई। और शाम को जब बच्चे जाते थे तो फिर हाथ जोड़ करके कहते थे फिर आना सोना बेन, फिर आना रमेश भाई। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें वो बच्चों को ग्रूम कर रहे थे, जहां सिर्फ प्यार था, जहां सिर्फ अनुभव था, जहां सिर्फ एक्सपीरियंस था, जहां सिर्फ उनके सेंसेस को डेवलप करना था, जहां बच्चे फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, कुछ भी कर सकते थे। और जब ये फ्रीडम मिलेगी तो गणित, अंग्रेजी और साइंस पिछले दरवाजे से अपने आप बच्चों की लर्निंग में आ जाएंगी। तो जरूरत इस तरह की शिक्षा की है कि किस जैसे एडिसन की मां ने किया, जैसे गिजू भाई ने किया, जैसे मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बच्चों के साथ किया और उन्हें सामान्य बनाया, जैसे फ्रोवेल ने किया, जैसे महात्मा गांधी ने किया, जिस तरीके से विवेकानंद के साथ रामकृष्ण परमहंस ने किया, जिस तरह से अरविंद घोष की सोसाइटी काम कर रही है। जरूरत आज है और वो जरूरत हम और आप पूरी कर सकते हैं। इसी शिद्दत के साथ, इसी चीजों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके इतनी मोटिवेटिंग और सर इंस्पिरेशनल स्पीच था, विश्वास करिए फोरम मेरे से बहुत बहुत थैंक्स है। जितने भी लोग हैं